Everyone, welcome to my channel Judiciary with Anusha. So, today I'm going to start with the second topic, that is the General Assembly. In my previous lecture, I have started with the Charter and Article 1 and Article 2. Today I'm going to deal with the General Assembly, that is from Article 9 to Article 22 of the UN Charter. देखिए ये मैंने एक चार्ट फॉर्मेट में लाया है. इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. ऑल दोज हु वांट टू मेक नोट्स कैन मेक नोट्स फ्रॉम दिस इज़ सफिशिएंट. इसने अच्छी तरीके से हर चीज़ लिखी है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ इसमें हाईलाइट कर सकते थे आप. मैंने इसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफिकली एंड क्लियरली इंक्लूड किया है. आई गेस दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. और ऊपर से एक पेज में आपका जनरल असेंबली आ गया. देन ऑल्सो अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको मतलब बहुत घुचड़ पुचड़ लग रहा है ये, देन यू कैन ऑलवेज रेफर टू दीज नोट्स. देखिए इनको हमने और अच्छे से हाईलाइट किया है. तो वही है, जिसको जो कन्वीनियंट लगे वो उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. सी जनरल असेंबली. तो जनरल असेंबली को कुछ हेडिंग्स में हमने डिवाइड किया है, दैट इज़ जैसे कि कॉम्पोजिशन, फिर प्रोसीजर, वोटिंग, फंक्शंस एंड पावर. यही 4 पार्ट्स में आपको मोस्टली सब सारे ऑर्गन्स डिवाइडेड मिलेंगे. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दिस, लेट अस नो, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हो जाए. दैट इज़ आर्टिकल 7. आर्टिकल 7 बताता है ऑर्गन्स के बारे में. प्लीज़ कुछ आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनसे मैच द फॉलोइंग आ सकता है. तो ये हमें बताता है द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑर्गन. कोई भी अलग, पिछली बार क्वेश्चन भी आया है तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो गलत आंसर था. 6 हैं, नंबर भी पता होना चाहिए. द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड एन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड अ सेक्रेटरेट. आई होप इट इज़ क्लियर. क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में आना है, तो हमें इस पर इतना दिमाग नहीं खर्चा करना है. अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ UGC नेट, इंटरनेशनल लॉ में भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, एंड ऑल्सो UP जुडिशरी एंड UK जुडिशरी. नाउ लेट मूव फॉरवर्ड. कॉम्पोजिशन. तो कॉम्पोजिशन कहाँ से कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 9 में कॉम्पोजिशन दे रखा है. बाकी मैंने थोड़ी लिंकिंग करी है. हाँ, द जनरल असेंबली शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. और हर मेंबर को 5 रिप्रेजेंटेटिव अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं. देन ईच मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली शैल हैव 1 वोट. ये बाद में लिखा था पॉइंट, साथ ही में क्लब कर दिया है ना. अगर अब हम इसके प्रोसीजर को समझे, तो आर्टिकल 20 से 22 तक प्रोसीजर दे रखा है कि जो जनरल असेंबली है शैल मीट रेगुलर एनुअल सेशंस रखेगी. अगर कोई स्पेशल सेशंस होगा तो कैसे होगा? वो सेक्रेटरी जनरल इसको स्टार्ट करेगी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ईदर सिक्योरिटी काउंसिल या फिर मेजॉरिटी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. नाउ द जनरल असेंबली के खुद अपने रूल्स बनाएंगे कि कैसे वो प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, एंड शैल इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट फॉर ईच सेशन. Subsidiary organ, the General Assembly may establish such subsidiary organ as it deemed necessary. सब्सिडरी ऑर्गन्स का रेफरेंस कहीं और भी दे रखा है. येस, अगेन हम उसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं कि आर्टिकल 7 का पॉइंट 2 बेसिकली बताता है, या क्लॉज 2 बताता है कि दैट सब्सिडरी ऑर्गन भी बना सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑर्गन अगर उन्हें नेसेसरी लगे. तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूडेड है. I hope the composition part and the procedure part is clear. The composition part is basically telling you, very important, आपको पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली में उतने ही मेंबर्स हैं जितने यूनाइटेड नेशन में हैं. फिर हर मेंबर का 5 वोट, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं. एवरीबडी विल हैव 1 वोट. दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन. देन कम्स द प्रोसीजर. प्रोसीजर आपने समझा कि एनुअली मीट करेंगे. अगर एक स्पेशल सेशन रखना है तो रख सकते हैं, बट येट अगेन एक प्रोसीजर है उसका कि कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी होगी तो सिक्योरिटी काउंसिल या फिर कोई भी मेजॉरिटी में मेंबर बता सकता है. फिर अगर वो लोग चाहें तो एक सब्सिडरी ऑर्गन भी रख सकते हैं जनरल असेंबली, अगर उनको कोई काम है या कुछ है, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो रही है, सो दे कैन डू दैट. नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वोटिंग. आर्टिकल 18, 19.
डिसीजंस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर अगर कोई डिसीजन ले रहा है जनरल असेंबली तो शैल बी मेड बाय अ 2/3 majority ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो बेसिकली उन्होंने वहाँ पर एक पैराग्राफ में लिख दिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया कि अगर MCQ में कुछ भी आए तो आपको पता हो कि हाँ ये जनरल असेंबली से रिलेटेड हैं। So recommendation with respect to the maintenance of international peace and security, election of the non-permanent member of the Security Council, election of the member of the Economic and Social Council, election of the members of the Trusteeship Council where applicable, admission of new member to the United Nations, suspension of the rights and privileges of membership, expulsion of members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budget related questions. Now आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल 19 बेसिकली बताता है कि यहाँ पर अभी आपको पता चला था कि ईच मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली शैल हैव 1 वोट, लेकिन अगर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच हैज़ टू लाइक पे फॉर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर उनका कुछ बकाया है, उन्होंने पैसे नहीं दे हैं, तो शैल हैव नो वोट इफ द अमाउंट, अगर जो उनका ड्यू है वो इक्वल और एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू फ्रॉम द प्रिसीडिंग 2 years। अगर 2 साल से उनका पैसा ड्यू है, नहीं दिया है उन्होंने, अरियर्स है, अगर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच इज़ इन अरियर्स इन द पेमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली वो क्या, अगर एंड दैट इज़ कि 2 साल से द थिंग दैट हैज़ टू बी हाईलाइटेड इज 2 years, प्रिसीडिंग 2 years, तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। Nevertheless, again the exception rule is कि the General Assembly may permit the member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to condition beyond the control of the member। ये आपके प्रॉपर मतलब एक होते हैं ना स्केलेटन नोट्स हैं। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया नोट हो सकता है, क्योंकि हर पॉइंट, हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एक सिस्टमैटिक वे में, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि प्रॉपर एक पेज में सिस्टमैटिक वे में है। इसी को आपने प्रिंट निकाल लिया, इसी को आपने हाईलाइट कर लिया, इसी को रिवाइज करके चले गए, 6 पन्नों में सारे आ गए, चार्टर और प्रिंसिपल और पर्पस एक, तो 7 पेजेस का आपका पूरा ये प्रिपेयर्ड, बस वही पढ़ के चले गए। एक चार्ट और बना लिया जिसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स और ये रख लिए मेंबर्स, आपका पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 7 to 8 पेजेस में आपकी समरी नोट बन गई है। नाउ फंक्शंस एंड पार्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मजा आएगी अब आपको, देखो आई होप क्लियरली दिख रहा हो। आर्टिकल 10 बेसिकली क्या करता है? आर्टिकल 10 बात करता है पार्ट टू डिस्कस। नाउ द जनरल असेंबली में डिस्कस, ये मैंने देखिए उसमें ना पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट वाइज कोशिश किया है कि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ कि द जनरल असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन और एनी मैटर विद इन द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट चार्टर। तो बेसिकली वो कोई भी क्वेश्चन या फिर मैटर डिस्कस कर सकता है प्रेजेंट चार्टर से रिलेटेड, या फिर रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू द पावर एंड द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन इन द चार्टर। तो ये है पार्ट टू डिस्कस। नाउ आर्टिकल 11 कंसिडरेशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, जहाँ भी वर्ड कंसिडरेशन दिखे वो समझ जाना जनरल असेंबली से रिलेटेड है। द जनरल असेंबली में कंसिडर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेशन एंड मेंटेनेंस, और फिर उसी को वो डिस्कस कर सकता है मेंबर्स से या सिक्योरिटी काउंसिल से। अगर उसे लगे कि ये क्वेश्चन इस पे एक्शन लेना नेसेसरी है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल को इमीडिएटली उस पर एक्शन लेने को कह सकता है। नाउ आर्टिकल 12 हैज़ टू बी रेड विद आर्टिकल 14। While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation, the function assigned to it in the present charter, जो भी present charter में Security Council को दे रखा है, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute. लेकिन again, the General Assembly may recommend for the peaceful adjustment of any situation regardless of its origin. Regardless of its origin, जो यहाँ पर बोला गया था ना कि अगर ये काम Security Council का है, तो ये देखिए इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच आर्टिकल वर्ड टू वर्ड। ये मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका एक चार्ट बनाकर लाऊंगी, वो भी आपको मैं समझाऊंगी कैसे आप अपनी नोट मेकिंग कर सकते हो। तो जो भी आपको पसंद आए आप बता सकते हो, हम उसी तरीके से आगे की वीडियोस बना सकते हैं।
फिर अब आता है, ये हमने पढ़ लिया, लिमिटेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज बाय सिक्योरिटी काउंसिल, रिकमेंडेशन फॉर पीसफुल एडजस्टमेंट। अब आता है आर्टिकल 13, प्रमोशन फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ये इसके दो क्या कहते हैं फंक्शंस हैं, इसको करना है कि इसको प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन द पॉलिटिकल फील्ड, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशन एंड हेल्थ फील्ड। दोनों ही आपको देखना है कि इसका इनको ये क्या करना है, इनिशिएट स्टडी एंड मेक रिकमेंडेशन। नाउ द जनरल असेंबली शैल रिसीव एंड कंसिडर एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल, कि वो जो उन्होंने अपने आप किया आर्टिकल 12 में, या फिर जैसे भी वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कर रहे हैं मेंटेन, वो उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी और बाकी अदर ऑर्गन्स को भी करनी पड़ेगी। द जनरल असेंबली शैल कंसिडर एंड अप्रूव द बजट। तो ये आपको ये पता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, ऐसे आपको पढ़ना है। यहाँ पर एक क्विक रिविजन है, आप देख लो, बट दिस इज़ द होल थिंग। आई होप यू लाइक इट। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज़। आप बाकी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। देखो अब ChatGPT और AI का इतना बेनिफिट है कि आप अपने नोट्स ऐसे भी बना सकते हो। हैंड रिटन नोट्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, बट नाउ इट इज़ द टाइम फॉर स्मार्ट स्टडी। तो जब है तो प्लीज़ यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, अगर आप मुझे कमेंट करोगे सो आई विल प्रोवाइड यू विद द PDF। थैंक यू।